महाराष्ट्र में बीजेपी अलायंस ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। यहां अगर देखेंगे महाराष्ट्र में तो अजीत पवार और नरेंद्र मोदी के साथ साथ एकनाथ शिंदे की सरकार ने कांग्रेस का कुनबा हिला दिया है। राहुल गांधी की आंधी चली ही नहीं, फिसड्डी बढ़ गई और इधर संजय राउत उद्धव ठाकरे रोते हुए फिर रहे हैं। आइए बताते हैं कि बीजेपी ने ऐसा कौन सा की फैक्टर छोड़ा जिसकी वजह से महाराष्ट्र विधानसभा में सिर्फ जीत नहीं, प्रचंड जीत के साथ बीजेपी अलायंस आगे आ गई। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए साथ हैं हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ और इस बार बीजेपी अलायंस ने जो प्रचंड जीत के साथ यहां लहराया है, परचम लहराया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या की फैक्टर हो सकते हैं? हाँ, भगवा लहराया ये आप कहना चाह रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी नहीं ये सोचा था जो हुआ है रंजना, और कांग्रेस ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। संजय राउत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सुबह सुबह की 10 बजे जब उनका भोपू बजा, मतलब वो वहां महाराष्ट्र के नेताओं की भाषा में मैं ये कह रहा हूं कि पत्रकार की भाषा नहीं है उनको, क्योंकि भोपू कहा जाता है, तो मैं कोट इन कोट है। जब महाराष्ट्र में सुबह 10 बजे भोपू बजा तो सबसे पहले मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी संजय राउत की तो मेरी हंसी छूट गई। मतलब मैं इतना हंसा हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मैंने कहा यार ये आदमी कभी पत्रकार था? मैंने अपने आप से सवाल पूछा। ये सामना में संपादकीय लिखता है। इतनी मूर्खतापूर्ण उन्होंने बात की। उन्होंने कहा अडानी ने यह चुनाव हरवा दिया है हम लोगों को, और अडानी ने बीजेपी को चुनाव जितवा दिया है। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। झारखंड में अडानी काम नहीं कर पाए, महाराष्ट्र में अडानी ने काम कर दिया। लेकिन चलिए खैर, इन बातों को छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी नित महायुति की अगर बंपर जीत महाराष्ट्र में हुई है तो इसका सेहरा किसके सर बनता है, कौन है इस जीत के पीछे, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले यह बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मुसलमानों ने चुनाव जितवाया है। क्या बात कह रहे हैं आप? जी हाँ, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, हमारे दर्शक हैरान होंगे कि जो मुसलमान वोट नहीं देते बीजेपी को, उस मुसलमानों ने बीजेपी को चुनाव कैसे जितवा दिया। तो महाराष्ट्र में अगर ये डेटा अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 124 भारतीय जनता पार्टी बम्पर जितनी सीटें, पिछले बार 105 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, इस बार 139 सीटों पर लड़ी है और 126 सीटें जीती है। स्ट्राइक रेट देखिए भारतीय जनता पार्टी का, और ये सारा का सारा मुसलमानों के बदौलत है, महाराष्ट्र के मुसलमानों के बदौलत है। ये एक बड़ा दावा मैं कर रहा हूं यहां पे, कैसे समझाऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले और फैक्टर्स पर हम बात करते हैं। बड़ा फैक्टर जो बनकर आया इस बार महाराष्ट्र में, महिला वोटर्स एक बड़ी भूमिका में रही। जो लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में जैसे की फैक्टर शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए साबित हुई थी, वैसे ही की फैक्टर महाराष्ट्र में भी साबित हुई थी। सेम झारखंड में भी मैया योजना की फैक्टर साबित हुई, क्योंकि वहां पे भी हेमंत सोरेन की सरकार जो है महिलाओं के खाते में पैसे डाला करती थी। तो ये जो 6% वोट शेयर भी बढ़ा इस बार महिलाओं का, और महिलाओं ने भर भर कर वोट, क्योंकि उनके खाते में भर भर कर पैसे डाले थे भारतीय जनता पार्टी नित महायुति की सरकार ने, एकनाथ शिंदे ने, तो उन्होंने भी भर भर कर वोट बीजेपी को दिए। इसलिए इतना बड़ा आंकड़ा जो है ये दिखा। ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जमीन पर उतरकर वहां जो मेहनत की, जिस तरह की हरियाणा में मेहनत संघ ने की थी, वही मेहनत उन्होंने महाराष्ट्र में की। गांव गांव जाकर उन्होंने लोगों को समझाया, घर घर जाकर उन्होंने लोगों को समझाया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये जो नारे थे, ये जो नैरेटिव्स थे, इस नैरेटिव्स को संघ के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जाकर, और इस बार संघ ने बोलकर ये किया। जैसे हरियाणा में हिडन तौर पर उन्होंने किया था, लेकिन संघ ने इस बार बोलकर किया कि महाराष्ट्र में हमारा पूरा जो तंत्र है, और न सिर्फ संघ बल्कि 126 हिंदुत्ववादी संगठन थे जो महाराष्ट्र में सक्रिय थे और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम कर रहे थे। यह हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो था, जो कांग्रेस पार्टी का नित जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, और जो महायुति को अगर हम देखें, इन दोनों के बीच आप जिस दिन चुनाव के नतीजे आए उस दिन अगर आप देखेंगे तो जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ, चुनाव की तारीखों का, सबसे पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारतीय जनता पार्टी नित महायुति की, उसमें अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और फडणवीस तीनों एक सीट पर बैठकर संबोधित कर रहे थे। सीट का बंटवारा तब नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नामांकन के आखिरी दिन तक सिर्फ फुटअव्वल
महाविकास आघाड़ी में देखने को मिली। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, वो कह रहे उसको हरा देंगे, वो कह रहे उसका घर बर्बाद कर देंगे, अबू आजमी अलग धमकी दे रहे थे। तो ये जो सिर्फ फुटअव्वल थी, और मैंने तब भी कहा था, पुराने वीडियो में भी कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी वहां हारती है तो ये अपने आप को हराएंगे। और इन्होंने ये जो नतीजा भारतीय जनता पार्टी का आया, ये महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने, महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट ने एक दूसरे के दलों के उम्मीदवारों को हराया। ये तीसरा फैक्टर। अब मैं उस फैक्टर पर आता हूं कि मुसलमानों ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। जी, तो मुसलमानों ने ऐसे जिता दिया कि महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ। यह कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ी गलती मैं कहूंगा, महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी गलती कहूंगा कि उन्होंने मुसलमानों से लिखित में एक फतवे जारी करवाए। और ये जो फतवे जारी हुए, तो आपने मुसलमानों को तो एकजुट कर दिया, लेकिन उसका रिएक्शन महाराष्ट्र में हुआ। और उसके रिएक्शन में उन फतवों को दिखा दिखाकर जो हिंदुत्ववादी संगठन वहां ग्राउंड पर काम कर रहे थे, जो संघ वहां पर काम कर रहा था, उन्होंने वही फतवे लोगों को दिखाए। ये देखिए, ये एक हो गए हैं, अब आपको भी एक होना है। अगर आप एक नहीं होंगे तो फिर आप सेफ नहीं है। और ये नैरेटिव वहां महाराष्ट्र में चला। और ये जो मुसलमानों की एकजुटता थी, जो फतवे थे, ये बीजेपी की इस जीत में कारण बने। और इसीलिए जो बाकी समाज था, आप जो कांग्रेस का भी वोटर था, ग्राउंड पर जब आप बात करेंगे, जो कांग्रेस का भी वोटर था, जो कांग्रेस का समर्थक था, उसने भी इससे नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जो उद्धव ठाकरे का समर्थक था, उसने भी इससे नाराज होकर, क्योंकि आपने समर्थन दिया, उनका समर्थन लिया, और आपने एक जो घोषणा पत्र बनाया, उनको एक लिखित में आपने पर्चा दिया कि जब हम महाराष्ट्र में सत्ता में आएंगे तो हम आपको पुलिस भर्ती में वरीयता देंगे, आप हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको आरक्षण देंगे मुस्लिमों को। तो ये जो वादे किए गए मुसलमानों से लिखित में, नाना पटोले ने हस्ताक्षर करके, ये जो हस्ताक्षर है, हार का हस्ताक्षर वहां पर बन गया रंजना। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हार है, ये मुसलमानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है, और मुसलमानों की वजह से कांग्रेस पार्टी और ये जो महाविकास आघाड़ी है, ये हारी है चुनाव। और ये मंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी बार बार वही गलती करती है। 2014 में भी जब कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हार हुई थी लोकसभा चुनाव में, तो ए.के. एंटनी ने एक कमेटी बनाई थी, और उसकी जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में भी कहा था कि जो हिंदुत्व के खिलाफ जो आपका बयानबाजी होती है, जो हिंदुत्व के खिलाफ आपकी जो क्रियाकलाप है, वही आपको इस बुरी हालत में ले जा रहे हैं। और इस पर कांग्रेस पार्टी को मंथन मनन चिंतन करना चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी ने जनेऊ पहना, मंदिरों में गए, त्रिपुंड भी लगाया, धोती भी पहनी, लेकिन फिर राहुल गांधी को उनके वामपंथी मित्रों ने कंफ्यूज कर दिया कि नहीं भैया, ये इधर आप कर रहे हैं, लेकिन ये फायदेमंद नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने अपनी इधर, तो राहुल गांधी अल्टी पल्टी जो कंफ्यूजन वाली उनकी स्थिति है, वो एक मोड ही नहीं ले पा रहे। उनके बरख साहब अरविंद केजरीवाल को देखिए, अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई वामपंथी था, लेकिन उन्होंने जो पलटी मारी है 360, भारतीय जनता पार्टी उनसे डील नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के पिच पर जाकर खेलते हैं, हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा भी पढ़ देते। एक वक्त उनकी नानी ने उनसे कहा था, दादी ने, कि भैया जहां हमारे भगवान राम वहां नहीं रह सकते जहां आप किसी की मस्जिद गिरा देंगे, लेकिन वो उसी जगह जाते हैं, उसी राम मंदिर में पूरे परिवार के साथ जाते हैं और तस्वीर भी खिंचाते हैं। ठीक है, तो ये अरविंद केजरीवाल जो है वो जानते हैं कि वक्त के साथ कैसे पलटा जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है कंफ्यूज हो जाती है। और कंफ्यूजन का नतीजा फिर डेटा में आता है, तो फिर कहते हैं कि अडानी जी ने, अब तो ईवीएम खत्म हो गई ना, ईवीएम पे तो बहुत सफाई आ गई, तो अब अडानी पे आ गया कि अडानी ने जो है सारे मतदान केंद्रों पर वो खुद गए और उन्होंने सारी ईवीएम में डेटा बटन से चेंज कर दिया और फिर ये चुनाव जीत गए। मतलब ये मूर्खता वाली बात है संजय राउत की, कि उनको समझना चाहिए कि चुनाव की एक प्रक्रिया है। बार बार चुनाव आयोग कह चुका है, जब मशीन सील होती है तब आपका आदमी वहां खड़ा होता है, जब मशीन खुलती है तब आपका आदमी खड़ा होता है, जब वोटों की गिनती होती है तब आपका आदमी खड़ा होता है। तो वो क्या भांग पी के बैठता है वहां पे, वो क्या चरस पी के बैठता है, तब वो आपत्ति क्यों नहीं करता है? और जब बाहर निकलकर आप हार जाते हैं तो आप कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ है। तो ये मूर्खता भरी बातें विपक्ष की है, और यही मूर्खता भरी बातें इनको चुनाव में जो है वो पराजय के मुंह तक ले जाती है। और आप हर बार इस तरह के, क्योंकि आप रियल रीजंस जो है उसको देखते ही नहीं है। कहते हैं कि धूल चेहरे पे थी और साफ आईना करते रह गए, तो ये आईना रोज साफ करते हैं, चेहरे की धूल हटा ही नहीं रहे।
मतलब कहीं ना कहीं आप महायुक्ति के बारे में ये कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव वो हारे। पहले तो अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं विधानसभा चुनाव में, हरियाणा की हार का हमने विश्लेषण किया था। वहां जो कांग्रेस की सिर्फ उठव्वल थी, आपसी मतभेद था, वही उनको ले डूबा। अब उसके बाद उसके बाद जिसको वहां पे हीरो बनाया, जिस फोगाट बहन को, जो पहलवान जो झंडा लहरा के आई थी विदेश में, मेडल जीत के आई थी, नहीं वो जा नहीं रही, गायब है। पोस्टर लग गए इनके कि भैया जुलाना में कहीं इनको देखा जाए, विधानसभा में नहीं पहुंची वो सत्र में। तो ये तो नतीजे, आप किसको हीरो बनाते, कांग्रेस पार्टी अपना किसको हीरो बनाती है, ये भी बस आपने कोई तुरंत वाला मुद्दा आया और उसने उठा के आपने कन्हैया को हीरो बना दिया। कन्हैया चुनाव नहीं जीत पा रहे आपके, बार बार वो राहुल गांधी की तरह उनको लॉन्च करते हैं, फेल हो जाते हैं रॉकेट। तो ये है, आप किसको हीरो बनाना यही नहीं पता। और खास बात तो ये कि कन्हैया कुमार उतरे खूब पुरजोर, उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन उसमें सवाल ये भी रहा कि वो इस बीच बेटी और बहू तक आ गए, परिवार तक आ गए, लेकिन ये बहुत बड़ा डेंट हो गया। देखिए सिंपल महाराष्ट्र में जो है ना, लोग बहुत भावनात्मक है। मैंने कहा कि मुसलमानों वाला मुद्दा वहां बहुत चला है, एकजुट हुआ है हिंदू वहां का पूरा। जो कांग्रेस का वोटर था उन्होंने भी, जब मैंने ग्राउंड पे बात की, उन्होंने कहा कि यार ये बताइए, ये पार्टी जो है ये हमारा आरक्षण दे देगी, वो हमारा बात आ जाती है ना, हमारा आरक्षण दे देगी, हमारे पुलिस में वरीयता दे देगी, जब घर की बात आई तो हाँ, और कहे कि हमारे बहु बेटियों पर ये बाहर का लौंडा आके, ऐसी बात है, मतलब मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, बोले बाहर का लौंडा आके, बिहार से लौंडा आके हमारी बहु बेटियों पर बात करेगा। हाँ, तो ये बड़ा वहां पर मुद्दा बना। और ये जो कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं पाती, मस्खरी करने में लग जाते हैं। आप चुनावी रैलियों में गंभीर मुद्दों पर बात करिए, आप मस्खरी करनी है तो फिर जोकरों को ले जाइए, जोकरों से संबोधित करवाइए। सवाल आपसे ये है कि ये जो कांग्रेस है, ऐसे अब जैसे हरियाणा में आपने कहा कि पहलवान को उतार दिया, हालांकि वो जुलाना से गायब है, पोस्टर छप रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में, तो क्या ये गलती मानी जाए कि जो यहाँ कांग्रेस की अलायंस है वो प्रचार करने के लिए जिन चेहरों को उतारती है वो सिर्फ मस्खरी करने के लिए उतारती है, भाषणबाजी करने के लिए उतारती है, इसमें कुछ दम नहीं होता है? क्योंकि अगर देखा जाए बेसिकली क्या है रंजना, मैं इस पर एक कहूंगा कि एक ना पार्टी में देखिए, युद्ध जो है सेना लड़ती है, लेकिन युद्ध को निर्देश देने वाला सेनापति होता है, और सेनापति व्यूह की रचना करता है, सेनापति के निर्देश पर सेना लड़ती है। सेनापति ही नहीं है आपके पास, सेना क्या करेगी? वो तो बेचारा एक तलवार लेके निकल रहा है, एक भाला लेके, एक तोप लेके निकल रहा है, उसको पता ही नहीं कि तोप कहां चलानी है, तलवार कहां चलानी है। जहां तोप चलानी है वहां तलवार लेके जा रहा है, वहां मर जा रहा है, और जहां तलवार लेके जाना वहां तोप मार रहा है, वो तो गोला मिस फायर हो जा रहा है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, स्ट्रेटेजी बनाने वाला कोई नहीं। खरगे साहब को आपने अध्यक्ष बना दिया, झारखंड में प्रचार करने जाते हैं, वहां मंच से वो पूछ देते कितनी सीटें हैं राज्य में, उनको ये तक नहीं पता कि कितनी सीटें हैं, तो क्या ये बनाएंगे? लेकिन कांग्रेस ने मजाक बनाया था जब यहाँ जो कंगना रनौत है महाराष्ट्र में, उन्होंने प्रचार, कंगना रनौत की फैक्टर नहीं है रंजना, कंगना रनौत एक फेस है। कंगना रनौत को भीड़ इकट्ठा करने के लिए सामने किया जाता है, रणनीति थोड़ी बनाती है कंगना रनौत। कंगना रनौत जैसी लड़की अगर ये मूर्खतापूर्ण बातें करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खरगे जैसा गंभीर आदमी जिसने अपना सारा जीवन राजनीति में बिता दिया और एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पूछे कि कितनी सीटें हैं, आप उसकी तुलना कंगना रनौत से करेंगे, यही फिर हार का वजह बन जाता है आपके। आप मूर्खतापूर्ण किससे? नरेंद्र मोदी ये बात कहे कि जी कितनी सीटें हैं, नड्डा ये बात कहे कितनी, अमित शाह ये बात कहे कितनी सीटें हैं, फडणवीस है, तब समझ में आता है ना कि ये जो गंभीर लोग नहीं है। मतलब एक एक फैक्टर को जनता ने बहुत बारीकी से समझा है, आप ये कह रहे हैं? जनता बहुत समझदार हो गई रंजना, पहले वाला मामला नहीं रहा। 4 टीवी चैनल है, जो उन्होंने कह दिया वही जनता के बीच नैरेटिव बन गया। अब हर आदमी टीवी चैनल है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, तो वो कहते हैं ना, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो कागज के फूल जो है वो कब तक खुशबू देंगे? वो कागज के फूलों से खुशबू नहीं, बहुत आप संविधान लहराएंगे, खत्म करने का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, आप कहेंगे आ जाएंगे तो महिलाओं के खाते में डाल देंगे। अरे भाई, जहां जीते हैं वहां डालो ना, किसने रोका है? वहां आप डाल नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आएंगे और डाल देंगे। तो जनता समझती है कि सिर्फ कागज के फूल दिखाने से खुशबू नहीं आएगी, कमल का फूल दिखाना पड़ेगा आपको, जो कि खिल गया है, तब खुशबू आएगी जी, जो कि खिल चुका है महाराष्ट्र में। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखा जाएगा कि जो बीजेपी अलायंस है महाराष्ट्र में, अब यहाँ पे सबसे बड़ा पेच फंसेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी, इसमें रंजना ये भी हो सकता है कि चूंकि कहा गया कि एकनाथ शिंदे को ही, इसमें यह हो सकता है एकनाथ शिंदे अपनी ओर से कहे कि नहीं,
वो बैकफुट पर आए कि नहीं हम चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं उसकी रीति नीति ये रही है, वो शिंदे को ही आगे करेगी और शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। भले ही कुछ वक्त के बाद शिंदे साहब खुद कह देंगे कि नहीं जी अब मैं, मुझे बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मेरी इतनी कम सीटें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आप बनीजिए। आप बिहार में देखिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री, कम सीटें रहेगी तो भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाती है। तो यहाँ क्योंकि चुनाव से पहले फडणवीस कह चुके हैं तो अपनी बात से मुकरेंगे नहीं, और एक उद्धव के जले पर नमक छिड़कने के लिए फिर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद वो हो सकता है कि शिंदे साहब वो समर्पित कर दे, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि शिंदे को प्रमोट किया जाएगा कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर फडणवीस हो सकता है मुख्यमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे दर्शकों का भी। आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।